हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको डिफरेंट आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ जो डिफरेंट आइडियाज़ हम चर्चा करेंगे वो कैसे रेलेवेंट रहेंगे प्री और मेंस के लिहाज से, वो जानने की कोशिश करेंगे। ये जो भी एनालिसिस है यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से है। सेकेंडली, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर रहे हैं आपके 20 to 25 ईयर्स के, प्री का, मेंस का, यूपीएससी इंक्लूडिंग स्टेट पीसीएस का, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उससे क्या होता है, हम जो भी प्रिपरेशन करते हैं वो हमारे एक लाइन में रहता है, क्रेडिबल रहता है और ऑथेंटिक रहता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। इससे पहले अनाउंसमेंट है, एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। फाउंडेशनल कोर्स में हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे, पूरे सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आपको जो भी गाइडेंस होगा एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट होगा बिफोर प्री एंड मेंस, ताकि आपका एक्यूरेसी बढ़े और आप सही तरीके से चीज़ों को अप्रोच कर सके। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दिया जाएगा। रिमेडियल क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। इन हाउस लाइब्रेरी से जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए, प्रोसीजर को समझने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क में, जिसका नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल स्पेशली बात कर रहा है रिगार्डिंग मेल न्यूट्रिशन के बारे में, कि मेल न्यूट्रिशन के वजह से किस तरीके से आपका जो स्टंटिंग का क्राइसिस है वो देखा गया है। तो अभी ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें आपका सिर्फ स्टंटिंग क्राइसिस के बारे में मेंशन किया है, लेकिन हम इसी के साथ क्या है, स्टंटिंग, वेस्टिंग और आपका एनीमिया, इन तीनों ही चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। हमारे देश का जो पॉपुलेशन है, स्पेशली आपके जो मदर है एंड चाइल्ड है, उस उनके ऊपर स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया जैसी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हावी देखने को मिलती है। तो अभी इसमें अगर हम थोड़ा बहुत डेटा देखना चाहें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का और जो पोषण ट्रैकर है फॉर जून 2025, तो उसमें हमें पता चलेगा कि आपका जो स्टंटेड है इन इंडिया अक्रॉस ईयर्स, तो 38.4% था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डेटा में। जो डेटा था वो 15 to 16 का था। 35.5% हुआ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में, मतलब थोड़ा सा ही नेग्लिजिबल अमाउंट में घटा है। और पोषण जो आपका ट्रैकर का डेटा है उसके हिसाब से 37% अभी भी स्टंटिंग की प्रॉब्लम देखी गई है बच्चों में एज ऑफ जून 2025। और इसमें अगर स्टेट वाइज डेटा देखें तो आप स्टेट पीसीएस का मीन्स लिख रहे हैं तो उन सभी चीज़ों में ये सभी हमें चाहिए। स्टेट वाइज अगर देखें तो आसाम में कितना है, 42.9%, यूपी में 48.8%। तो इस तरीके से बाकी स्टेट्स को आपको देखना होगा। तो तमिलनाडु में आप देख सकते हैं कितना कम है। तो तमिलनाडु क्या है, अभी तमिलनाडु में जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट से मतलब हुआ कि वुमेन का एजुकेशन, वुमेन को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो जिन भी स्टेट में वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ है स्पेशली एजुकेशन में, उन स्टेट्स में आपकी जो स्टंटिंग, वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, एनीमिया का प्रॉब्लम है, वो काफ़ी कम हुआ है। तो अभी मेंस में क्वेश्चन आपका एजुकेशन से लिंक करके आ सकता है। जो एजुकेटेड मदर होती है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, तो वैसे मदर्स के अंदर जो आपके उनके जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर स्टंटिंग का प्रॉब्लम कम देखा जाता है। ओके, तो अभी स्टंटिंग तो आपको समझ में आया ही होगा कि स्टंटिंग क्या है, एज के मुकाबले हाइट कम होना, और वेस्टिंग हो गया एज के मुकाबले वेट कम होना। ओके, तो अभी इसमें आप देख सकते हैं 2018 में आपके स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया जैसे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मिड डे मील को आपका पोषण अभियान बना दिया गया 2018 में, क्योंकि मिड डे मील सिर्फ कैलोरी में फोकस करता था, न्यूट्रिशन में जो फोकस था कम था, और उससे मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आया। तो पोषण अभियान 2018 में लॉन्च किया गया, जिसके तहत टारगेट रखा गया कि एटलीस्ट 2% हर ईयर में आपके जो मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, स्पेशली स्टंटिंग का, उसको कम किया जाए। लेकिन आपका देखा गया कि जो 2016 में 38.4% था, 2025 में कितना है, 37%, मतलब बेयरली 1.4% ही कम हुआ है।
मतलब जो हमारी पॉलिसीज ली गई है उनका बेटर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, उसी के वजह से हमें बेटर आउटकम जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके, तो इसमें बाकी जो भी डेटाज है मैंने इसको मार्क किया है। फिर आपका जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उनके आपके जो मेंबर रहे हैं डॉक्टर वंदना प्रसाद जी, तो उन्होंने मेंशन किया है कि आपका जो स्टंटिंग का प्रॉब्लम है या फिर जो मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है उसका कई सारा वजह है, एक सिंगल वजह की वजह से नहीं हो रहा है। तो होस्ट ऑफ फैक्टर, नंबर 1 टीन एज प्रेगनेंसीज, जो आपकी टीन एज में मदरहुड को अचीव करती है, उसके वजह से क्या होता है स्टंटिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो वुमेन की बॉडी होती है इज नॉट रेडी फॉर प्रेगनेंसी एट सच अ यंग एज, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। फिर आपका पोर मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, तो जो चाइल्ड न्यूट्रिशन मिलना चाहिए आपके जो चाइल्ड का न्यूट्रिशन लगभग आपके 6 महीने तक लाइक कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग होना, ये सभी चीज़ें नहीं हो पाती है, वो भी एक रीज़न है। तो इसमें आपका ये चीज़ें भी बताया गया है कि जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए 6 मंथ तक जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है उसमें क्लास डिवाइड देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर है तो उनको आपका 6 मंथ का मैटरनिटी लीव मिलेगा, लेकिन कोई डोमेस्टिक वर्कर है तो उनको सिर्फ 2 वीक का ही लीव मिलता है, उसके बाद उनको काम में जाना पड़ता है। तो उनसे क्या होता है, वो चाइल्ड को बेटर फीड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसी के साथ और एक रीज़न है आपका एजुकेशन एक की रोल प्ले करता है। जितने आपके जो मदर है जिनका एजुकेशन कम है उनके अंदर स्टंटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा देखा गया है, लगभग 46%। जिन्होंने क्लास 12 तक एजुकेशन कंप्लीट किया है उनके अंदर, उनके चाइल्ड के अंदर 26% स्टंटिंग देखा गया है। तो इससे हमें एक आइडिया लग रहा है कि जो स्टंटिंग का प्रॉब्लम है ये मल्टीपल रीज़न की वजह से हो रहा है। उसके बाद जो लैक ऑफ सैनिटेशन है वो भी एक कारण है। तो लैक ऑफ सैनिटेशन में क्या है, आपकी टॉयलेट का अवेलेबिलिटी ना होना, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर ना होना। तो जब आपका सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं होगा, वाटर जो ड्रिंक करते हैं वो अच्छा नहीं होगा, कंटामिनेटेड होगा, तो उससे क्या है शरीर के अंदर आपकी बैड बैक्टीरियाज डेवलप होंगी और वो क्या करेंगी, जो शरीर के अंदर न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। बैक्टीरिया खुद न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी और बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देंगी। और इसी के साथ जो गुड बैक्टीरियाज होती है जो बॉडी को हेल्प करती है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, वो भी डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसमें आपने देखा कि हमने मल्टीपल रीजंस को देखा। तो ये मेंस में जब ये क्वेश्चन बनेगा ना तो आपको इन डेटा से आप इस प्रॉब्लम का ग्रेवनेस को समझ सकते हैं। दूसरा, इसका क्या क्या रीजन है, टीन एज प्रेगनेंसी है, एनीमिया इन चिल्ड्रन, एनीमिया इन मदर। तो मदर अगर एनीमिक है तो वो क्या होगा, चिल्ड्रन के अंदर आ जाएगा। तो इसमें कहीं पे डेटा मेंशन किया हुआ होगा कि आपके जो पैदा होते हैं तभी आपका लगभग 30-40% चिल्ड्रन के अंदर स्टंटिंग रहता है, पैदा होते ही डे 1 में ही वो चीज़ें जानी जा सकती है। क्यों? बिकॉज मदर के अंदर क्या है, आपकी न्यूट्रिशन की कमी है। फिर सीजरियन जो डिलीवरीज होती है उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है कि क्योंकि सीजरियन डिलीवरी में जब आपका सीजरियन सही से नहीं होता है या फिर उनको आपका डिसइंफेक्ट जो करना होता है वो नहीं किया जाता है, इन्फेक्शन रह जाता है, तो उससे क्या होता है आपका जो स्टंटिंग का प्रॉब्लम है वो बढ़ता है। फिर एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए फॉर 6 मंथ वो भी नहीं हो पाता है, जो अभी मैंने यहाँ पे बताया था, जो एक क्लास डिवीजन है। फिर आपके 6 to 23 मंथ के चिल्ड्रन के अंदर मतलब आपके 0 से लेके 2 साल के अंदर जो मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट है वो आपके ओनली 11% चिल्ड्रन को ही मिल पाता है। बाकी आपके क्या होते हैं 89% चिल्ड्रन के अंदर डाइट की डेफिशिएंसी देखी जाती है, जिसके वजह से उनके शरीर में आपका विकास नहीं हो पाता है और वो काफ़ी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, और एक लास्ट रीज़न है टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अब देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से प्रॉब्लम को आपका दिखाया गया है विथ डेटा के साथ। तो इसको ठीक कैसे करना है, पोषण अभियान जैसे अभियान को हमें आगे बढ़ाना है। जो एजुकेशन की फैसिलिटी है वुमेन को एजुकेशनली एम्पावर करना है। चाइल्ड मैरिज का प्रॉब्लम अभी भी 23% तक बना हुआ है, उसको कम करना है ताकि टीन एज जो प्रेगनेंसी है या फिर एडोलसेंट एज में जो प्रेगनेंसी है उसको कम की जा सके। फिर आपके जो इनफॉर्मल वर्कर्स है उनके लिए भी आपके मैटरनिटी बेनिफिट जैसे जो फैसिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड करना विथ फाइनेंशियल इंसेंटिव या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मैंने आपको इसमें ये चीज़ें सिखाई कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट डेटास को हाईलाइट करें,
और उसको समझें और उसको फील करें कि आपके नेशंस में, हमारे नेशन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। हमारे देश में अगर चाइल्ड इस तरीके से स्टंटेड, वेस्टेड या फिर आपके एनीमिक रहेंगे तो इससे हमारा फ्यूचर जो है वो क्या होगा, अनसर्टेन रहेगा। क्योंकि चाइल्ड क्या होता है, फ्यूचर का भविष्य होता है, और चाइल्ड को नर्चर करने वाली जो मदर है उनको भी क्या है, हेल्दी रखना ज़रूरी है, ताकि हम हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सके, जो क्या करेंगे इन फ्यूचर कंट्री के बिल्डिंग में या फिर नेशन मेकिंग में मदद करेंगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ ट्रिब्यूट टू MS स्वामीनाथन जी। तो स्वामीनाथन जी के ट्रिब्यूट में ये आर्टिकल लिखा गया है, द मैन हु फेड इंडिया। तो 1960s का जो दौर है, उस समय हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से फूड क्राइसिस आया था। लगातार 2 वार, 1962 इंडो चाइना, 1965 इंडिया पाकिस्तान, 1965 से लेके 66 तक कंसेक्यूटिव आपका ड्रॉट रहा। तो इसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ना, ओके, फूड शॉर्टेजेस होना, तो एक तरह का फूड क्राइसिस का सिचुएशन आना। और इधर आपका जो ह्यूमिलिएटिंग जो PL 480 प्रोग्राम के तहत आपका फूड इंपोर्ट करना फ्रॉम USA, दैट टू डिग्रेडेड फूड। तो ये सभी चीज़ें क्या थी, काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग थी कि हमारा देश फूड में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, अपनी जनसाधारण का जो पेट है वो भी नहीं भर पा रहा है। तो इसीलिए क्या है, जो विकसित भारत का एस्पिरेशन आज हम रख रहे हैं, एस्पिरेशन भारत का या फिर आपके आत्मनिर्भर भारत का जो एस्पिरेशन आज हम रख रहे हैं, उसको MS स्वामीनाथन जी ने फूड के सेगमेंट में कई पहले ही उसको अचीव कर लिया था, बहुत पहले ही। तो उन्होंने ये चीज़ें या फिर हमारे देश को डेवलपमेंट करने के लिए साइंटिफिक कैपेबिलिटी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप इस ग्रीन रेवोल्यूशन से समझ सकते हैं। क्योंकि उस समय जो फूड क्राइसिस का प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व किसने किया, आपके साइंटिफिक कैपेबिलिटी ने, जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी MS स्वामीनाथन जी के अंदर थी। ओके, तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा, स्वामीनाथन जी ने ये चीज़ें, नॉर्मन बोरलॉग जो थे आपके वर्ल्ड जो ग्लोबल लेवल में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, नॉर्मन बोरलॉग जी। तो इन्होंने मेक्सिको में क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया था। तो इनका जो अचीवमेंट था उनके बारे में स्वामीनाथन जी को पता चला था, और स्वामीनाथन जी नॉर्मन बोरलॉग जी से USA में मिले भी थे, और उसी के बाद गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी किया था कि हम नॉर्मन बोरलॉग जी को इंडिया में बुलाए। और इसमें हमारे जो गवर्नेंस सिस्टम है, पॉलिटी है, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है कि नॉर्मन बोरलॉग जी के को इंडिया में आपके जो इंडिया में जो इनविटेशन था उनका, उसको अप्रूव होने में ही 2 साल लग गए बाय द ब्यूरोक्रेसी। तो किस तरीके से आपका ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ब्यूरोक्रेसी वॉज क्लियरली अनअवेयर ऑफ इट, और उन्होंने 2-3 साल का समय ले लिया क्लैरिफिकेशन देने में। और बाद में जब आपका नॉर्मन बोरलॉग जी देश में आए और स्वामीनाथन जी ने भी गवर्नमेंट से जब चर्चा की, तो गवर्नमेंट ने भी क्या है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बाकी जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे, इवन जो आपका 18,000 टन ऑफ सीड लाना था एट द कॉस्ट ऑफ 5 करोड़ रुपीस, उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर हैप्पी नहीं थे कि इतना फंड रिलीज करना है। इवन प्लानिंग कमीशन ने भी क्या किया था, अपोज किया था कि ये आपका वेस्टेज है, हमारा जो देश में ऑलरेडी जो प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है उसी को आपका आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ को नहीं माना गया था। लेकिन MS स्वामीनाथन जी ने उस समय के PM शास्त्री जी को कन्विंस किया, और आपके बाद में जब इंदिरा गांधी जी PM बनी तो उनको भी कन्विंस किया और पूरा सपोर्ट मिला। और फाइनली हम देख सकते हैं कि हम नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर की तरफ आगे बढ़े, और आज के समय पे हम नेट एक्सपोर्टर है ऑफ फूड ग्रेन। ओके, तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा आपका आर्टिकल है, ये हमें क्या बताता है कि जब भी कोई इनोवेटिव आइडिया, कोई चीज़ें आती है, तो उसको क्या करता है सोसाइटी, डिफरेंट जो आपके लेवल के लोग हैं, मिनिस्टर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, वो सभी उसको क्रिटिसाइज करते हैं या फिर रोड ब्लॉक बन जाते हैं। लेकिन जब एक बार वो इम्प्लीमेंट हो जाता है और उसका जब हमें रिजल्ट मिल जाता है, तभी हमें लगता है कि अगर हम इसको रोक देते तो हमें कितना नुकसान होता। ओके, तो इसीलिए ये आर्टिकल एक तो MS स्वामीनाथन जी को ट्रिब्यूट है, उसी के साथ किस तरीके से हमने आपके एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की उसके बारे में है, उसी के साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। ओके, और किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है, जनरलिस्ट है, जिनको आपकी काफ़ी जो बारीकी वाली चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आती है।
और जो पॉलिटिशियन है वो भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। इनसे क्या होता है, हमारे देश में जो एक्शन होता है उसमें डिले हो जाता है, और इसीलिए हम क्या है, जो प्रॉब्लम है वो टाइम बाउंड तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अभी ध्यान रखिएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उससे फूड शॉर्टेजेस का जो प्रॉब्लम था दूर हो गया, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आपके जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, इसका भी सोल्यूशन किस में है, साइंस में ही है, साइंटिफिक कैपेबिलिटी में ही है। तो इसीलिए अभी हमें क्या करना है, ग्रीन रेवोल्यूशन की जगह एवरग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना है, ताकि हम सस्टेनेबल क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकें विदाउट कंटामिनेटिंग आवर वाटर, आवर एयर एंड आवर सॉइल। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। ध्यान रखिएगा जो भी चीजें इसमें मेंशन की है, प्री और मीन्स दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जो भी बातें मैंने आपको कही वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी इसको आपके पढ़ने के सहूलियत के हिसाब से ये हमने और भी एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो आपके डिफरेंट हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे, और उनमें जो डिफरेंट लीडर्स थे उनका जो रोल था। तो उन्हीं में से आप जैसे हमारे देश में राजा राम मोहन रॉय जी को फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस कहा जाता है। तो रिनेसेंस क्या करना, आपका थॉट में मॉडर्निटी लाना, रैशनल को डेवलप करना, ताकि सोसाइटी में जो आपकी सुपरस्टिशियस बिलीफ है, ओके, अननेसेसरी जो आपके नियम है उनको हम हटा सके, लाइक चाइल्ड मैरिज को बंद करना, विडो रीमैरिज को प्रमोट करना, कास्ट सिस्टम को खत्म करना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना। इट मीन्स पीपल को मॉडर्न बनाना और पीपल का थॉट को रैशनल बनाना। तो ये जो आपका मॉडर्न इंडिया में जो हम फ्रीडम स्ट्रगल देखते हैं, उसी के साइड में हम सोशल मूवमेंट भी डिफरेंट देखते हैं, जो सोसाइटी के जो इल या फिर इविल्स है उसको ठीक करने के लिए डिफरेंट लीडर्स ने आपकी उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो दी थी। तो वैसे ही एक आपके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के एक लीडर रहे हैं, स्पेशली आपके सोशल मूवमेंट के, उनका नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो। ये आपके एंग्लो पोर्तुगीज थे, इंडियन ही थे। तो इन्होंने 17 ईयर्स में ही हिंदू कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, और इन्होंने पोएम भी लिखा था। तो इनके पोएम के बारे में कहीं मेंशन किया होगा, ये रहा गिफ्टेड 17 ईयर्स ओल्ड एंग्लो पोर्तुगीज पोइट। और इन्होंने लिबरल एजुकेशन को सपोर्ट किया था। और इनका जो कलेक्शन ऑफ आपका पोएम था इन इंग्लिश, एक था पोएम एंड दूसरा था आपका फकीर ऑफ, ये मुझे दिख नहीं रहा है अच्छी तरीके से, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये प्रीलिम्स में पूछ ली जा सकती है। और बाकी मेंस में क्या पूछा जा सकता है, इनका जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा, या फिर इन जनरली जब पूछा जाएगा तब आप जब स्वामी विवेकानंद जी, राजा राम मोहन रॉय जी, दयानंद सरस्वती जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, इनका नाम जब मेंशन करेंगे, पैरेलली आपको हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में भी लिखना होगा। तो इन्होंने क्या किया था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, उससे इंस्पिरेशन इनको मिला था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में, और आपके जो रैशनल थिंकिंग है उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में जो भी आपके इल नॉर्म्स है उनको ख़त्म किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ 5 साल ही एक्टिव थे। 17 ईयर्स में इन्होंने हिंदू कॉलेज में ज्वाइन किया था एज ए लेक्चरर, और देन 22 ईयर्स में इनका कोलेरा की वजह से डेथ हो गया था। लेकिन इस 5 साल में इन्होंने क्या किया, जो यंग बंगाल मूवमेंट है लेड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो, वो काफ़ी आगे बढ़ा, और जो कॉलेज के यूथ थे उनके जो आपके माइंड था, उस माइंड को इग्नाइट किया कि सोसाइटी में सोशल चेंजेस लानी चाहिए। ओके, और ब्रिटिश के पॉलिसीज को लेके भी हेनरी विवियन डेरोजियो क्रिटिकल थे, इसीलिए इनको क्या किया गया, हिंदू कॉलेज से आपका डिसमिस कर दिया गया था। ओके, बाकी चीज़ें इसमें मेंशन की है, आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिवाइवल ऑफ सिडिशन या फिर सिडिशन रिडक्स। तो अभी सिडिशन रिडक्स में क्या है, हाल ही में आपका आसाम में एक केस दर्ज हुआ है अगेंस्ट जो द वायर है, उनके 1 या 2 जर्नलिस्ट के ऊपर। कौन से सेक्शन के तहत, आर्टिकल सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो पहले आपके आईपीसीसी के सेक्शन 124A में था, जो सिडिशन का चार्ज
के बारे में बात करता था। तो जो आपका सेक्शन 124A था ये काफ़ी क्रिटिसिज्म में था। इवन इसको 2020 के लगभग में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस्तेमाल करने से भी आपका रेस्ट्रेन लगाया था बाय द पुलिस। लेकिन जो BENS है, भारतीय न्याय संहिता, जो रिप्लेस कर रहा है CRPC को, ओके, नॉट CRPC, IPC को, तो वो अभी जो सेक्शन 152 है ये क्या है, सेक्शन 124A से भी थोड़ा आपका ज़्यादा हार्श है आप कह सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 124A में स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट था टू प्रूव क्लियर इंटेंट टू इंसाइट डिसअफेक्शन अगेंस्ट द कंट्री, जो क्या कर सकता है, कंट्री का सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को थ्रेट कर सकता है। तो इसमें अभी क्रिटिसाइज किया है कि जो हमने आपकी कॉलोनियल लीगेसी है उसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन कॉलोनियल लेगेसी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी इसमें क्या है, अथॉरिटी क्या कर सकती है, आपके अथॉरिटीज को अगर लगता है कोई भी बातें थ्रेटनिंग है, उनको लगने से ही क्या कर सकते हैं, वो सेक्शन 152 को लगा के जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो प्रेस फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A, उसको वायलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें इसकी निंदा की गई है कि इस तरीके के जो सेक्शंस है वो किस तरीके से क्या कर सकते हैं, सिविलियंस के जो राइट है उसको कर्टेल कर सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। तो ये राइट बेस्ड पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। तो इसमें क्या है, आपके जो हमारी जुडिशरी है उनको प्रोएक्टिव रोल प्ले करना है, ताकि ऐसे जो सेक्शंस है इनका इस्तेमाल को क्या किया जा सके, मिनिमम किया जा सके, और सिर्फ रीजनेबल ग्राउंड में ही, अगर एक्चुअल में सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को थ्रेट करते हैं तो ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि जो आपके पॉलिटिकल डिसेंट है, जो डिसेंटर्स है उनको तंग करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इससे क्या होती है, जो आपका एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होता है वो आपका ग्रो नहीं कर पाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ इंडियाज यूथ कैन चैलेंज US टैरिफ। तो किस तरीके से इंडिया का जो यूथ है वो टैरिफ को चैलेंज कर सकता है। तो अभी USA ने जो टैरिफ लगाया है, तो पहले जो आपका अप्रैल का टैरिफ था उसमें इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ था, और अगस्त का जो है 50% हो गया है। चाइना के ऊपर 145% था, अभी 30% हो गया है। वियतनाम 46 था, 20 हो गया। बांग्लादेश के ऊपर 37 था, 20 हो गया। सभी के ऊपर कम हो गया, मतलब इंडिया के ऊपर ही सबसे ज़्यादा टैरिफ है। तो अभी अगर इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ है तो ये क्या करेगा, इंडिया के डिफरेंट जो सेगमेंट है उसको इम्पैक्ट करेगा, लाइक टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इनको, क्योंकि हमारी जो प्राइस रहेगी बिकॉज ऑफ टैरिफ वो बढ़ जाएंगी कंपेयर टू चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, थाईलैंड। ओके, क्योंकि हमारे ऊपर 50 है, उनके ऊपर 30 है। ओके, तो इससे क्या होगा, कोई 10 रुपए का प्रोडक्ट है तो हमारा वाला 15 हो जाएगा, चाइना वाला 13 हो जाएगा, वियतनाम वाला 12 हो जाएगा। तो इससे क्या है, हमारी प्राइस का कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगा, और ये शॉर्ट रन में क्या करेगा, हमारे देश में जॉबलेसनेस को क्रिएट करेगा, इनकम लॉस को क्रिएट करेगा। तो ये जो भी प्रॉब्लम रहेगी ये शॉर्ट टर्म रहेगी, लेकिन USA लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम फेस कर सकता है, क्योंकि USA का जो इकोनॉमी है उसमें इंडियन जो पॉपुलेशन है उनका काफ़ी योगदान रहा है। सीधा सीधा इंडिया के जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसमें 1% तो इंडियन ही है, जो क्या करते हैं आपके उनके डिफरेंट सर्विसेज सेक्टर में, गुड्स सेक्टर में जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या है, अगर इंडिया के अगेंस्ट आपका वीज़ा इसके अलावा भी इंडिया के ऊपर वीज़ा का रेस्ट्रिक्शंस लगाना, तो ये क्या कर सकती है, आपके USA के इकोनॉमी को लॉन्ग रन में क्रिपल कर सकती है। तो यूथ क्या कर सकती है, चैलेंज कर सकती है US टैरिफ को, क्योंकि इंडिया में क्या है, लगभग ये रहा, इसमें डेटा है 33 करोड़ यूथ 15 to 29 ईयर्स में है, और लगभग 120 मिलियन यूथ जो है वो अभी एजुकेशन को परसू कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे देश के जो टैलेंटेड यूथ होते हैं, काफ़ी सारे लोग जो यूथ है वो माइग्रेट हो जाते हैं टू USA। तो इससे US की इकोनॉमी को सहूलियत मिलती है। आज माइक्रोसॉफ्ट ही देख लीजिए, आप बोइंग देख लीजिए, ओके, या फिर आप डिफरेंट अदर जो उनके टेक्निकल जो कंपनीज है उनमें इंडिया का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो इससे लॉन्ग टर्म में USA को प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर एक बिल आया है। ओके, और वो बिल अभी आपके जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, डिस्कशन चल रहा है। तो इस बिल में आपका एक प्रोविजन रखा गया है, जो आर्टिकल 82A है जो आने वाला है, उसमें एक क्लॉज 5 रहेगा
तो ये आर्टिकल 82A के अंदर जो क्लॉज 5 है, ये क्या कर रही है, इलेक्शन कमीशन को आउटराइट पावर दे रही है कि वो आपके क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं कि कब कंडक्ट कराना है, कब कंडक्ट नहीं कराना है। ओके, तो इससे अभी क्या होगा, अगर आपकी जो इलेक्शन कमीशन है उनको अगर इतना आउटराइट पावर मिल जाएगा। ओके, ऐसे तो क्या है, इलेक्शन कमीशन कब डिसाइड करती है, जब इमरजेंसी लगा हुआ रहता है, आर्टिकल 356 अगर लगा हुआ है तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन उनको अगर नॉर्मली आर्टिकल 82A के तहत क्लॉज 5 के तहत अगर ये पावर दिया गया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी कि कौन सा समय सही होगा फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शन, तो ये क्या करेगा, हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको वायलेट करेगा। ये क्वेश्चनेबल है जुडिशियली, वायलेटिंग द फेडरल स्ट्रक्चर एनविसाज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसमें जो आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब रहे हैं संजीव खन्ना जी, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शंस बाय द इलेक्शन कमिश्नर मे रिजल्ट इन इनडायरेक्ट प्रेसिडेंशियल रूल। और इन ऑर्डर अभी अगर जब आपका इलेक्शन नहीं होगा स्टेट में या फिर एक समय तक रोक दिया जाएगा, तो इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को कौन रन करेगा, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका प्रोविजन है फेडरलिज्म का, उसके अगेंस्ट है। तो अभी सीधा सीधा तो फेडरलिज्म वर्ड मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो आपका जो 7th शेड्यूल है वो क्या कहता है, फेडरलिज्म के बारे में ही कहता है, डिवीजन ऑफ पावर, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ओके, तो उन चीज़ों को क्या किया गया है बाई फॉर्मर CJI ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना जी के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है कि इनके ऊपर आपका रीपॉन्डरिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, और जो बिल है, जो अमेंडमेंट लाने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, वो है 129th अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024, ध्यान रखिएगा। और वन नेशन वन इलेक्शन कमीशन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, रामनाथ कोविंद जी का जो पैनल था, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये जो भी बातें मैंने कही प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और इसी के साथ क्या पूछा जा सकता है, मेंस में इन चीजों को आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ सकता है, जो आर्टिकल है जो आपके कमिटीज रही है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ब्रेकिंग डाउन दी चाइनीज वॉल। तो अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो एक वॉल क्रिएट होके रखा है सिंस 1959, जब से असाइलम मिला है दलाई लामा जी को, जो चाइना तब से अब तक क्रिटिसाइज करता आया है, फिर चाइना जो क्लेम करते रहता है इंडियन टेरिटोरीज को, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इन सभी चीज़ों को लेके, या फिर 1962 का जो यूनिलैटरल वॉर है बाय चाइना, ओके, विदाउट एनी प्रोवोकेशन बाय इंडिया, तो ये सभी चीज़ें क्या है, इंडिया चाइना के बीच में एक वॉल खड़ा किया है। लेकिन अभी अगर इसको हम हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया चाइना काफ़ी पुराने सिविलाइजेशन है। ओके, 10-10 हज़ार साल पुराने सिविलाइजेशन है। तो ये दोनों सिविलाइजेशन के बीच काफ़ी अच्छा कनेक्शन भी रहा है। तो इसमें नालंदा का पॉइंट मेंशन किया गया है कि किस तरीके से नालंदा में सीलभद्र जी के अंदर, इनके अंडर में जो आपके चाइनीज मॉन्क थे, ह्यूएनसांग ने पढ़ाई की थी। चाइनीज जो आपका नॉलेज है हमें दिया था, हमारा नॉलेज जो है वो चाइना में गया था। एक जो सिविलाइजेशनल कनेक्शन है, एक कल्चरल जो कनेक्शन है, पीपल टू पीपल जो टाई है, वो हम एंशिएंट समय से ही देख सकते हैं। इसके अलावा भी इत सिंह, फाहियान, इन्होंने भी इंडिया विजिट किया था टू गेन नॉलेज अबाउट बुद्धिज्म, ओके, अबाउट इंडियन सोसाइटी। तो वो सभी चीज़ें जो थी, इतना अच्छा जो रिलेशन था, उसी चीज को कहा है कि नालंदा वे। तो अभी हमें क्या करना है, जो वाल है उसको हटाना है, और हमारे जो पास्ट के जो कनेक्शन थे उसके लेंस से हमें क्या करना है, अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाना है, और डिसएग्रीमेंट की वजह से डिसएंगेज नहीं करना है, क्योंकि दोनों देश क्या कर सकती है, उभरती हुई इकोनॉमी है, तो दोनों एनवायरनमेंट, हेल्थ, कल्चर, इन सभी एस्पेक्ट में काम कर सकती है, और डिफरेंसेस जो है उनको टेबल में नेगोशिएट कर सकती है इन अ पीसफुल एंड एमिकेबल मैनर। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें जो प्रॉब्लम है उनको दिखाइए, और फिर जो उसका प्रोस्पेक्ट है उसको बताइए, और जो नालंदा वे है उसको भी आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या है, आपके आंसर में थोड़ा सा ग्रेविटी जो है वो बढ़ेगा। आपको ये जो एग्जामिनर साहब रहेंगे उनको ये लगेगा कि आपने पढ़ा है चीज़ों को। ओके, आप इसमें हिस्टोरिकल कल्चरल जो लिंकेजेस है उसको भी दिखा सकते हैं।
तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ओके, कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।